आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1.3। देखते हैं पहला नंबर का सवाल क्या कह रहा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, नोट करते हैं। पहला नंबर, माना, इसको हम लोग हल कर रहे हैं, क्वेश्चन तो उसमें लिखा ही है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल विपरीत मान लेंगे उसके कहने के अनुसार सवाल के। तब √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु Q कैन नॉट इक्वल 0 तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब देखते हैं, कंपेयर कर देंगे √5 को। √5 = P/Q। देखिए, अब ये जो Q है ये इधर चला जाएगा इनटू में, √5 के साथ गुणे में ये P हो जाएगा। देखिए, P = Q √5। इसको हम लोग समीकरण पहला डाल लेंगे, इक्वेशन 5। देखिए, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इक्वेशन 1 अभी यहाँ नहीं बनेगी, इसके आगे बन जाएगी इक्वेशन 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। P² = Q √5 का होल स्क्वायर। देखिए, निकल के क्या आएगा, P² = Q²। जब ये 5 का वर्ग ले लेंगे हम लोग, देखिए √5 का वर्ग जब करते हैं, 5 का गुणा √5 का गुणा 5 के साथ करते हैं तो वो 5 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर इसको एक तरीका बदल लेंगे, 5 ये। अब यहाँ पे समीकरण 1 डाल दे देंगे, इक्वेशन 1। ठीक, अब नीचे लिखेंगे P² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं, माना P = 5। आप इस जगह T A B C D E F G H कुछ भी लिख सकते हैं, P और Q को छोड़ करके। मैं T लिख लेता हूँ इस जगह, 5T। ठीक, P = 5T। फिर देखिए, नीचे लिखते हैं
P का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जो हम लोगों ने ये P का मान यहाँ निकाला है उसको यहाँ पे रख देंगे हम लोग। देखिए 5t है, p स्क्वायर इज इक्वल 5q स्क्वायर समीकरण 1 डाल देते हैं। दूसरे पेज में देखते हैं, 5t का वर्ग इज इक्वल 5q स्क्वायर। देखिए इसको तोड़ लेंगे हम लोग, जब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 × 25 और टी स्क्वायर ही रहेगा इज इक्वल, ये तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं, इस 5 को नीचे ले आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, इस 5 को इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। देखिए इसको 25 टी स्क्वायर अपॉन ये 5 इधर आ जाएगा इज इक्वल क्यू स्क्वायर, इसको भाग देते थे, 5 × 25 तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल 5t स्क्वायर। यहाँ देखते हैं क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए क्यू का एक गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत में लिख करके माना था कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो हम लोग देख रहे हैं उसमें 5 है, इसमें 5 है और ये एक के अतिरिक्त है, 5 है, यहाँ पे एक नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका आंसर प्रूव्ड लिखेंगे इसे PROVED सिद्ध हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर हल करते हैं। देखिए दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक बार और पढ़ते, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको हल करते हैं। हम लोग लिखते हैं 3 + 2 √5 माना एक परिमेय संख्या है, तब q कैन नॉट इक्वल 0 होगा। अब देखिए हम लोग इसको P/Q से इसकी तुलना कर देते हैं, P/Q से इज इक्वल 3 + 2 √5। अब देखिए जो प्लस में है, देखिए इसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
क्यू माइनस 3 इक्वल 2√5। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। फिर देखिए इस 2 को नीचे लेंगे तो अपॉन अर्थात भाग में आ जाएगा p/q माइनस 3 ब्रैकेट में बंद है अपॉन 2 इज इक्वल √5। अब लिखेंगे यहाँ पे p/q एक परिमेय संख्या है, तब p/q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पे परंतु p/q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है, तो इसके साथ √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह सर्वमान्य है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए (3+2)√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे PROVED प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल करेंगे। देखिए तीसरे नंबर का पहला नंबर क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हीं दोनों की तरह है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से मैं ये पहला नंबर बताऊंगा, आप लोग बाकी की 2 करेंगे। देखते हैं पहला नंबर है 1/√2। तो देखिए हम लोग इसमें √2 को लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए फिर संख्या है, तब हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q कैन नॉट इक्वल 0 तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या
कोई अन्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। देखिए तुलना करते हैं, P/Q = √2। तो देखिए ये Q इधर चल जाएगा, P इधर ही रहेगा। P = √2 Q इंटू Q। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम लोग एक पक्ष का वर्ग करेंगे तो संख्या अर्थात सवाल में अंतर हो जाएगा, इसलिए दोनों पक्षों में अगर गुणा करना है तो दोनों पक्षों में एक ही संख्या गुणा कर देंगे तो नहीं अंतर होगा। मतलब जो भी करना है दोनों में एक ही से करना है, तो तब सवाल में अंतर नहीं होगा, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं।